अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों को फ़िज़िक्स चैप्टर की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के कंप्लीट एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल करवाएं। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ जाके वो वीडियोस देख लें। बाकी इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लोग इसके आज शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके मुताबिक वाई वी टाइटन अ बोल्ट विद अ वेंच वी इनफैक्ट अप्लाई अ टॉर्क ऑन अ बोल्ट नाउ वी नो दैट। अच्छा ये क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन है वाई लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन और टाइट नट ऑफ व्हीकल टायर वाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नट एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रांच इज़ नॉट सूटेबल वाई। ठीक है, तो हम क्या करने जब व्हीकल्स के टायर वगैरह के नट्स को हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसके लिए हम लोग बड़ा स्पैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल नट हो उसके लिए अगर हम लोग बड़ा ले यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहले लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज़ करते हैं ये बताते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम लोग इसमें क्या होता है कि हम लोग टॉर्क अप्लाई करते होते हैं। हम लोग किसी चीज़ को टाइट और लूज़ करने के लिए जो यूज़ करते हैं स्पैनर यूज़ करते हैं वो टॉर्क एक्चुअली टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमारे पास टॉर्क कितने के बराबर होता है, मोमेंट आर्म आर क्रॉस एफ। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जब क्या होगा, जब लार्ज वेंच होगा, ठीक है, लार्ज वेंच के लिए क्या होगा, रेंज के लिए मोमेंट आर्म लार्ज होगा तो लार्ज जो टॉर्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्मॉल, लेकिन स्मॉल के लिए हम लोग स्मॉल बोल्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल अगर हमारा नट हो और हम लार्जर रेंच यूज़ करेंगे तो रेंच यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं होगा। वो क्यों, इससे क्या होगा कि हमारा एक तो बोल्ट डैमेज या ब्रेक होगा। इसके अलावा क्या होता है, जो स्मॉल नट्स के लिए टॉर्क भी लेस होना चाहिए और प्रिसाइज कंट्रोल, मोर प्रिसाइज कंट्रोल भी होगा। और इसके अलावा हमें क्या होगा कि जो शॉर्टर नट्स के लिए हमें जो शॉर्ट रेंज ही चाहिए होगा, बड़ा वो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो उससे हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग बड़े नट के लिए बड़ा वाला यूज़ करेंगे और छोटे के लिए छोटा यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के मुताबिक है वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ द डोर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ अगर हम डोर नॉब को मिडल में लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वो कितने के बराबर होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होता है या टॉर्क के बराबर। तो वही टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा हिंज से तो हमें क्या होगा, लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और जिसकी वजह से ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो मिनिमम फोर्स से ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हम लोग फोर्स मोर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नॉब मतलब है कि हम लोग इसको कहाँ लगाते हैं, एच पे लगाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा थोड़े से फोर्स में ज़्यादा मोमेंट ऑफ, थोड़े ये मोमेंट ऑफ फोर्स कम लगाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं एज पे लगाएंगे, इसके अलावा क्या होगा, हम लोग डोर को ओपन क्लोज़ करना भी आसानी हो जाएगी और फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं मिडल ऑफ डोर पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एक तो वो डोर बिल्कुल खुल ही नहीं सके, ऑपरेट करना मुश्किल है। इसके अलावा ये ऑकवर्डनेस इन यूज़ है और इसके अलावा वेयर और ये मतलब फट भी सकते हैं और मतलब टूट भी सकते हैं वो डोर का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो तबाह कर सकते, तो हम लोग इसको बीच में नहीं लगाते। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसके मुताबिक है इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर एंड ball from same height, which one will reach the terminal velocity first and which one of them will hit the ground first। ठीक है, अगर हमारे पास अब इसमें ये नहीं बोला कि उन्होंने फ्रिक्शन को लाना है या नहीं लाना। ठीक है, तो हम ये काम वैक्यूम में नहीं कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। तो हमें पता है कि हम ऊपर से अगर बॉल और फीदर को फेंकेंगे तो क्या होगा, जो फीदर है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मास भी लॉस है और सरफेस एरिया ज़्यादा है बॉल से ज़्यादा। तो वो क्या होगा कि
वो एयर रेजिस्टेंस को जल्दी इनकाउंटर करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा फीदर क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे जल्दी पहुंच जाएगा। और क्योंकि हमारा बॉल क्या है, डेंसर है, ज़्यादा डेंस है बॉल, क्योंकि वो मैस है, इसका पूरा एक स्फेयर है तकरीबन बॉल, तो उसका मैस ज़्यादा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत कम है जो रेजिस्टेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे लेट पहुंचेगा। तो इसकी वजह से हमारा बॉल से क्या है, बॉल सब फीदर के बजाय क्या होगा, सबसे पहले बॉल नीचे आके गिरेगा, क्योंकि वो कम फ्रिक्शन को अपने रास्ते में पाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो फीदर है वो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव करेगा, और जो बॉल है वो बाद में करेगा। लेकिन जो ग्राउंड पे फर्स्ट हिट कौन करेगा, बॉल करेगा, और फीदर बाद में करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू आइस स्केट्स जो आइस स्केट्स होते एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस वाइल योर शूज़ कॉज स्किडिंग। ठीक है, अगर आप जो आइस स्केट जो जूते वाले पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से क्या होता है, उस बर्फ़ पे चलना हो जाता है, मतलब कि चला लेते हैं। और अगर हम शूज़ करें तो फिर वो हमें मतलब कि यहाँ गिरा सकती है, या वो हमारे लिए फ्रिक्शन ज़्यादा कॉज करी है, तो वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आइस स्केट्स होता है ना, कि वो आइस पे क्यों स्लाइड होती है, वो इस वजह से जो थिन लेयर ऑफ वाटर है, अब जो आइस स्केट जब चलती है ना, जो आइस स्केट उसके ऊपर चलती हैं, तो उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक थिन लेयर ऑफ वाटर उधर बन जाती है। तो इसकी वजह से जो थिन लेयर है वो एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करता है, और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और आइस और स्केट ब्लेड के दरमियान या ठीक है, तो क्या होगा, जब आप वो वाला शूज़ पहना हुआ होगा, जो आइस स्केट मतलब आइस स्केट पहना हुआ, तो ये नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, इसके अलावा ये एक लुब्रिकेंट या ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो उसके ऊपर इजीली चल सकते हैं। अगर आप अपना जूता पहनेंगे तो आप फिसल जाएंगे। क्यों? बिकॉज क्योंकि आपका जो शूज़ है ना, उसका सोल कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वो कोई थिन लेयर ऑफ वाटर नहीं बनाएगा उसके ऊपर, और रफ़ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और उसके ऊपर आप नहीं चल सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन वाई इट ईजियर टू पुश अ फ्लैट टायर दैन इन्फ्लेटेड वंस, व्हाट हैपन टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड द रोड। ठीक है, अगर हमारे पास जो कार का, अभी हम इसको पॉइंट में समझते हैं। ठीक है, अगर आपका कार का टायर फ्लैट होगा तो फिर क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया आपके टायर्स और रोड के दरमियान बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया आपका रोड और टायर के दरमियान ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप इस फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो आप इजीली उस कार को पुश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी टायर्स वो नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि इन्फ्लेटेड है, अगर इन्फ्लेटेड होगा तो फिर क्या होगा कि वो आपस में फ्रिक्शनल फोर्स इतना नहीं होगा। आपका एक तो एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल कम हो जाएगा, तो इस वजह से आपके लिए इतना देयरफॉर इज पुश फ्लैट टायर्स, इसलिए फ्लैट टायर्स ज़्यादा आसान है उससे इन्फ्लेटेड टायर से, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्सेस रोड और टायर के दरमियान ज़्यादा क्राइम करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड बस which stance would provide better stability and prevent you from being pushed over leg joint or leg separate apart। ठीक है, कौन सा वाला आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेगा, अगर आप पाँव बंद करके रखेंगे या पाँव खुला करके। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि जो जॉइंट लेग्स की वजह से क्या होगा, आप गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपको स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड होगा। अलबत्ता अगर आप पाँव को थोड़ा खोल के बैठेंगे तो वो क्या करेगा, आपको पुश ओवर भी नहीं होगा, इसके अलावा ये आपको सपोर्ट करता है, और इसके अलावा एक हार्डनर एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलती है, ताकि आप लोग मतलब कि एक झटका ना खाएं। ठीक है, टॉपल ओवर, इस वजह से आप
इसलिए कहते हैं कि पाँव थोड़ा खोल के बैठना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू जॉइंट लेग्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई मूविंग bicycle is easy why a moving bicycle is easier to balance, relate this to the principle of rotational motion। ठीक है, आपका एक मूविंग बाईसाइकिल है वो बैलेंस करना ज़्यादा इजी है, तो हमने इसको किसके टर्म में बताना है, रोटेशनल मोशन के टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर आप रोटेशनल को बीच में ना लाएं, हमें पता है। ठीक है, अभी में हम लोग इसको एक उससे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बाईसाइकिल है, ये इसको टेढ़ा रखा हुआ है, ये सीधा है। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी आगे है तो L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बिल्कुल इस तरफ होती है। अगर आपका बाईसाइकिल थोड़ा टेढ़ा हो तो ओमेगा इस साइड पे होती है, तो इससे आपका जो अगर ओमेगा इस साइड पे है तो ये उस साइड गिरने के चांसेस ज़्यादा होता है। अब ये देखें, अगर ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा बैलेंस राइडर प्रोड्यूस नो टर्न, इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, नो टर्निंग इफेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखें, ये लीवर और mg की वैल्यू कुछ और है, तो इससे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम इसको एज उसके एक्सरसाइज के मुताबिक करते हैं। द रीज़न फॉर द कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कैसे? ठीक है, अ बाईसाइकिल हैज़ व्हील इन मोशन, जब वो रोटेट करता है तो क्या करता है, वो नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि आपका बाईसाइकिल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल बॉडी फोर्सेस, जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं और टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल ट्राई टू टर्न एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट ये क्या करेगा, द फोर्सेस जो अराइज होगा वो इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट करेंगे जो फोर्सेस हो रहे हैं, और फिक्स पोजीशन बीच में मेंटेन रहेगा, और आपका जो बॉडी है वो इजीली आगे वेलोसिटी के साथ ये साइकिल देकर जैसे मूव करेगी। ठीक है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फोर्सेस जो राइज होता है उसको क्या करेगा, ये कैंसिल आउट करेगा, टर्न एक्सिस ऑफ रोटेशन और इनर्शिया ऑफ जो रोटेशन है वो आपस में कैंसिल आउट होंगे, और आपको एक क्या होगा, एक बैलेंस मिल जाएगा, और ये साइकिल के लिए बहुत इजी है बैलेंस आप करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है why is a pencil standing on a tip unstable, what factor affect the stability of object balance on a point। ठीक है, तो ये हमारे एक पेंसिल है। ठीक है, अगर हम इसको टिप पे यूँ खड़ा करें, ठीक है, इसमें वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट, और इसका जो नॉर्मल है वो अपवर्ड, और इसके अलावा इसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो है, इसका पिवट पॉइंट है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। सब कुछ बैलेंस होने के बावजूद भी ये खड़ा नहीं रह पाता। क्यों बताएं? अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन टिप इज अनस्टेबल ड्यू टू, एक तो क्या है, स्मॉल बेस एरिया है, कॉन्टैक्ट जो सरफेस के साथ इसका जो बेस एरिया है ना वो बिल्कुल स्मॉल है। इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हल्का सा ब्रीज या कुछ स्लाइडली नच भी लगेगा ना तो ये गिर जाएगा। अब इसमें जो फैक्टर कौन कौन सा इफ़ेक्ट करे इसके ऊपर, एक तो इसमें क्या इफ़ेक्ट करे, सबसे पहले हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर है। अच्छा, अगर जितना लोअर होगा सेंटर मास उतना ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। आपका क्या है, जो सेंटर मास है वो बहुत ऊपर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऊपर है, तो ये इसके लिए मुश्किल है। नेक्स्ट क्या है, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेस इसकी वाइडर होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन इसकी बेस क्या है, वाइडर नहीं है, बेस इसकी सबसे छोटी है, ये बेस है इसकी। ठीक है, मैं आपको एक मिनट, ये बेस है, बेस इसकी इतनी ही छोटी है, तो ये बेस जितनी बड़ी होती है इस कांटेक्ट पॉइंट से उतना ज़्यादा मतलब ये मुश्किल होता है। एक है मैस ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, पेंसिल इतना हेवी नहीं होता। एक है फ्रिक्शनल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, हाई फ्रिक्शन इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब ये देखो इधर फ्रिक्शन कितना कम,
ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना कम है तो फ्रिक्शन ये कम ऑफर करेगा। और इसके अलावा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इसका जी ऊपर है, बहुत ऊपर है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कुछ मोमेंट के लिए तो खड़ा रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल खड़ा नहीं रहेगा, ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस पेंसिल के ऊपर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ड्राइविंग व्हाट हैपन इफ द ड्राइवर टेक अ टू फास्ट curve too fast, how does centripetal force play in keeping the car from skidding off the road। ठीक है, अगर आप गाड़ी है ना, अगर उसने कर्व करना है, ठीक है, और अगर वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो वो स्किड ऑफ कर सकता है, ठीक है। कार टेंड टू स्किड ऑफ ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि वो स्किड ऑफ एक मोशन में है, उसको स्टॉप होना फिर दोबारा मोशन में जाना, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, इनर्शिया एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, गाड़ी स्किड ऑफ। अब क्या करेगा, इस पे जो दूसरा काम है सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंटीपिटल फोर्स यहाँ क्रूशियल रोल, वो क्या करता है कि कार को स्किड ऑफ रोड होने नहीं देता। क्यों, वो इनवर्ट फोर्स लगाएगा और वो एक कार आसानी से एक टर्न लेगा और अपना कंट्रोल लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह एक गाड़ी, ये देखें, ये कार है, ये कार, इसके ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है, वेट ऊपर लग रही है, ये उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। द कार दिस का ये क्या है, ऊपर से मिनिमम कोफिशिएंट फोर्स नीडेड, और ये सर्कुलर रेडियस में इसको मूव करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर वाला ही काफ़ी है, नीचे वाला बताइए, ये सिर्फ डायग्राम के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी है ये आंसर लिखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Consider a situation where you swing a ball connected to a string in a circle. What does the tension strength vary as the ball move from different point in circular path and what forces are involved? ठीक है, हमारे पास हम बॉल है, स्विंग करिए एक सर्कल में स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर टेंशन अप्लाई हो रही है, हम इसको दो हिस्सों में, जो फोर्स कौन कौन सी लग रही है इसके ऊपर, एक हमारी ग्रेविटी लग रही है और दूसरी हमारे पास टेंशन लग रही है। ग्रेविटी हमेशा क्या करेंगे, टूवर्ड द अर्थ, मतलब है कि नीचे की तरफ होगी, और टेंशन कहाँ होगा, फोर्स स्ट्रिंग की तरफ जितना, तो जो इसमें जो टेंशन है ना, वो ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए हमें इसमें, ठीक है। अब टेंशन हर जगह पे क्या क्या होगी, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो टेंशन मिनिमम होगी, ठीक है। टेंशन, क्योंकि ग्रेविटी क्या होता है, डाउनवर्ड पुट कर एंड स्मॉल अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन इसको बैलेंस कर लेगी और वापस में वो सर्कल मूव। टेंशन ऊपर मिनिमम लग रही है और ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हल्का सा कर्व करेगा और सर्कुलर में मोशन। और बॉटम पॉइंट में क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम है, अब ग्रेविटी क्या हुआ, डाउनवर्ड की तरफ इस पुलिंग डाउनवर्ड, बट अपवर्ड की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो काउंटर ग्रेविटी और ये आपस में फिर मेंटेन करता है सर्कुलर पाथ को। तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे को वो करता है। तो टॉप पॉइंट में क्या है, ग्रेविटी इज ऑलरेडी पुलिंग डाउनवर्ड, स्ट्रिंग स्मॉल अपवर्ड फोर्स लगेगा और इट ट्रांसलेट मिनिमम टेंशन होगी उसमें। बॉटम पॉइंट में क्या होगा, ये शॉर्ट आंसर है, ऊपर वाला लॉन्ग है। ग्रेविटी क्या होगा, अगेन सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो काउंट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्गर पुल को और वो इनवर्ड लार्जर अपवर्ड कंपोनेंट लगेगा, जिसकी वजह से टेंशन हाई होगी और बॉल उस टाइम पे ग्रेविटी इतना एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह ये एक सर्कुलर मूव करेगा। अब ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, टेंशन कहाँ हाईएस्ट है, बॉटम पे हाईएस्ट है, लोएस्ट है एट द टॉप। टॉप पे टेंशन कम है और हाईएस्ट है बॉटम पे। ग्रेविटी क्या है, अपवर्ड, द स्ट्रिंग पुल्स अपवर्ड अलॉन्ग द स्ट्रिंग टू कीप द मॉल। इसमें क्या ग्रेविटी क्या करता है, इसको सर्कल में मूव। स्ट्रॉन्गर पुल फ्रॉम ग्रेविटी एट द बॉटम रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो हमें अपवर्ड फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी टेंशन की, ठीक है। तो इस तरह ये आपस में काउंटर बैलेंस करके, और अब आपका बॉल क्या होगा, एक बिल्कुल सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा ये बॉल,
ठीक है। अब वो बिल्कुल जब ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगी तो टेंशन अपवर्ड ज़्यादा लगेगा, नीचे ग्रेविटी लग रही होगी, लेकिन जब बॉटम में होगा तो फिर क्या होगा, अपवर्ड टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और ग्रेविटी फिर कम हो। तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ इसको सर्कल में मूव करवाती है। क्वेश्चन नंबर, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू। अब ये क्या है, स्पेसिफिक स्पीड के साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मूव करना कम्युनिकेशन सैटेलाइट में उसको क्यों ज़रूरी है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड क्यों चाहिए, टू स्टे फिक्स्ड ऑन अ सिंगल स्पॉट ऑफ अर्थ सरफेस। एक तो अर्थ सरफेस के सिंगल स्पॉट पे रहने के लिए, और दूसरी इसके अलावा क्या है, बैलेंसेस ऑफ फोर्स के लिए और मैचिंग रोटेशन के लिए। क्या होगा, सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी है अराउंड ये कितने ये इतने किलोमीटर या 22,236 माइल पे होता है। एट दिस एल्टीट्यूड क्या होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो अपनी तरफ खींचती है, बट स्पीड क्या होगा इसकी इतनी होनी चाहिए कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे और आपका सैटेलाइट क्या है, बाहर की तरफ जाए। और इसके अलावा मैचिंग रोटेशन है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, टू अपीयर स्टेशनरी ओवर अ पॉइंट, जो सैटेलाइट ऑर्बिट मस्ट एग्जैक्टली मैच अर्थ की रोटेशनल पीरियड 24 आवर्स के साथ इसका मैच होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये फिर क्या करते हैं, जब ये मैच होगा तो ग्रेविटेशनल पुल और आउटवर्ड पुल ये दोनों बिल्कुल बराबर होगा रिलेटिव टू अर्थ। तो ना वो अंदर की तरफ, ये नहीं है कि सैटेलाइट अंदर अर्थ की तरफ गिरे और ना ही टूट के बाहर चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखते हुए मैचिंग रोटेशन और बैलेंसेस ऑफ फोर्स की वजह से उसकी स्पीड एक क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर वो उस स्पीड के साथ नहीं मूव करेगी तो फिर क्या होगा। तो ये मैंने थोड़ा बहुत बताया कि अगर आपका सैटेलाइट स्लो होगा तो ग्रेविटी विन करेगी और अर्थ की तरफ मूव करेगी, और अगर क्या होगा, बहुत तेज़ मूव करी होगी सैटेलाइट, अगर बहुत तेज़ मूव करी होगी तो वो ग्रेविटी को ओवर पावर करेगा तो और वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए इसको एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अख्ताम हुआ चाहता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लगे हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं इन टॉपिक्स पे और आगे और चैप्टर्स पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।